हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपका 3 चैप्टर है, वो है विद्युत रसायन। जो क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और वो केमिस्ट्री में इस बार अपने पूरे फुल मार्क्स लाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो देखिए, जो आपका 2 चैप्टर था और आपका 1 चैप्टर था, उसके जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल जो भी थे, वो मैंने आपको कवर करा दिए हैं। अब ये है आपका चैप्टर नंबर 3। अब इसमें आपके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो वो सारे प्रश्न आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, वीडियो आपको पूरा देखना है, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। ओके बेटा, तो देखिए यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होगा, समझाइए। कई बार क्वेश्चन आस्क किया गया है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको पहले रखा है। ठीक है, प्रश्न आपका क्या है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होगा, समझाइए। इस तरह से आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आस्क किया जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर आप इस तरह से लिखोगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में लोहे यानी Fe का स्थान कॉपर यानी Cu से नीचे है। इसके बाद आपको लिखना है अतः लोहा इसके लवड़ यानी CuSO4 के विलयन से इसे विस्थापित कर देगा, जिसके फलस्वरूप कॉपर मुक्त होगा तथा लोहे की कील पर परत के रूप में चढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस प्रश्न का आंसर लिखना है। आपको समझ आ गया कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होगा। तो क्या होगा, दोबारा से देख लो, एक एक चीज़ आपको यहाँ पर समझते चलना। और कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है आपको, तो फिर प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। आपकी जितनी भी समस्या होगी, हर समस्या का आपका सल्यूशन इसी चैनल पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी में लोहे यानी Fe का स्थान कॉपर यानी Cu से नीचे है। ठीक है, अतः लोहा इसके लवड़, ठीक है, यानी CuSO4 के विलयन से इसे विस्थापित कर देगा, जिसके फलस्वरूप कॉपर मुक्त होगा तथा लोहे की कील पर परत के रूप में चढ़ जाएगा। ठीक है, और इस तरह से आपको ये लिखना है कि Fe प्लस CuSO4, तो इधर क्या हो जाएगा FeSO4Cu। ओके, क्लियर हो गया आपको। अब इसके बाद देखिए जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, वो प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है। देखिए जो आपका प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया है। देखिए प्रश्न को पढ़ते हैं कि विद्युत अपघटन का फैराडे का प्रथम नियम बताइए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं आपको बता रही हूँ इसका प्रथम नियम, तो जो आप इसका सेकंड नियम है, जो द्वितीय नियम है, उसको भी आप देख लीजिए। ठीक है, ये इनके नियम जो है विद्युत अपघटन का फैराडे का जो नियम है वो इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इनका प्रथम नियम क्या है। आप पहले इस तरह से लिखोगे फैराडे का प्रथम नियम के अनुसार, फिर आप लिखोगे कि किसी विद्युत, आप इस तरह से लिखोगे किसी विद्युत अपघट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके विद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। ठीक है, आपको फैराडे का प्रथम नियम समझ आया क्या है। देखिए फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार इस तरह से पहले आप लिखोगे, फिर देखिए क्या, दोबारा से समझो। देखिए किसी विद्युत अपघट के विलयन में विद्युत धारा, ठीक है, I विद्युत धारा यानी I प्रवाहित करने पर उसके विद्युत अपघटन से किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। तो ये है फैराडे का प्रथम नियम। अब यहाँ पर देखिए आप,
इस तरह से आप लिखोगे कि M समानुपाती क्या हो जाएगा Q, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि M बराबर Z इंटू Q, और फिर इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो M बराबर Z गुणे I गुणे T। तो यहाँ पर देखिए ये I क्या है, धारा है, इसका मात्रा क्या होता है एम्पियर, और T क्या दिया गया है समय, इसको हम सेकंड में मापते हैं, और यहाँ पर ये Z क्या है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आप लिखोगे जहाँ Q बराबर आवेश आपका दिया गया है कूलम में, और I बराबर धारा एम्पियर में, और T बराबर समय यानी सेकंड में, तथा Z बराबर वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है। तो ये हो जाएगा आपका विद्युत अपघटन फैराडे का प्रथम नियम। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जो आपका अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न मैंने यहाँ पर लिया है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि संक्षारण को परिभाषित कीजिए, और देखिए इसी प्रश्न को इस तरह से भी आपका पूछा जा सकता है, यही प्रश्न इस तरह से भी आज किया जा सकता है कि संक्षारण के विद्युत रसायन सिद्धांत को समझाइए। तो आंसर आपको एक ही लिखना है। ठीक है, अथवा में इस तरह से पूछा जा सकता है, तो मैंने दोनों क्वेश्चन आपको लिखकर बता दिए। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, संक्षारण क्या है समझिए। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें धातुएं वायुमंडल में उपस्थित पदार्थों के, ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें धातुएं वायुमंडल में उपस्थित पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके धातु की सतह पर यौगिक बना लेती हैं, संक्षारण कहलाती हैं। समझ आ गया। अब इसका एक उदाहरण देख लीजिए। लोहे की सतह पर, ठीक है, लोहे की सतह पर Fe2O3 इंटू H2O का बनना, तो ये हो जाएगा आपका संक्षारण का उदाहरण। ओके, अब इसके बाद देखिए जो आपका अगला प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न को पढ़िए कि कोलराउस नियम परिभाषित कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, या फिर यही प्रश्न आपका इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कोलराउस के नियम की व्याख्या कीजिए, या फिर यही प्रश्न जो आपका है इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कोलराउस के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो देखिए आप इसका आंसर किस तरह से दोगे। सबसे पहले आपको हेडिंग यहाँ पर डाली है कोलराउस का नियम, और फिर आप लिखोगे, देखिए यहाँ पर समझिए कि कोलराउस का नियम क्या है। तो देखिए दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता यानी अनंत तन्यता पर मोलर चालकता की गणना करने के लिए कोलराउस ने एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे कोलराउस का नियम कहते हैं। समझ आया। दोबारा से देखो, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता की गणना करने के लिए जो कोलराउस है उन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया, इसी को हम कोलराउस का प्रथम नियम कहते हैं। अब इसके बाद आप लिखोगे इसके अनुसार। देखिए अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके सभी धनायनों एवं ऋणायनों की आयनिक मोलर चालकता का योग होती है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। अब इसके बाद देखिए जो आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका मैंने यहाँ पर लिया है। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, प्रश्न को पढ़िए कि विद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्वेनी सेल में अंतर बताइए। तो जब आप इसका आंसर लिखोगे तो देखिए इसका अंतर क्या हो जाएगा। इधर आपको लिखना है विद्युत अपघटनी सेल और इधर लिखना है गैल्वेनी सेल। ठीक है, तो देखिए पहले समझिए कि विद्युत अपघटनी सेल क्या है, इसको आप समझिए। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि इसमें किसी बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा देने पर कोई अस्वतः रासायनिक अभिक्रिया होती है, अर्थात इस प्रकार की सेल में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। पर यहाँ पर देखिए आपका जो गैल्वेनी सेल है उसमें क्या होता है,
इस प्रकार की सेल में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पर लिखना है, विद्युत अपघटनी सेल में आपको लिखना है कि इसमें एनोड धन ध्रुव होता है। ठीक है, और गैल्वेनी सेल में क्या होता है, इधर आपको लिखना है कि इसमें एनोड ऋण ध्रुव होता है। ओके, अंतर आपको समझ आ रहा है। अब इसके बाद देखिए जो आपका वैद्युत अपघटनी सेल है, इसमें देखिए क्या होता है, इसमें कैथोड ऋण ध्रुव होता है, परंतु गैल्वेनी सेल में इसमें कैथोड धन ध्रुव होता है। छोटे छोटे सी चीज़ें हैं, अच्छे से याद कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट आपको अंतर यहाँ पर लिखना है कि इसमें लवण सेतु या सरद्र प्रयुक्त नहीं होता है, परंतु गैल्वेनी सेल में आपको लिखना है कि इसमें लवण सेतु या सरद्र पात्र प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके बाद देखिए जो आपका अगला प्रश्न है वो मैंने यहाँ पर लिया है। देखिए अंतर आपको समझ आ गया विद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्वेनी सेल में। ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। अब नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया कि विद्युत रासायनिक श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए यहाँ पर जब आप इसका आंसर लिखोगे तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे कि धात्विक व अधात्विक तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने से एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। समझ आया कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, दोबारा से देख लो। धात्विक व अधात्विक तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने से एक श्रेणी प्राप्त होती है, उसी श्रेणी को हम बोलते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी। अब इसके आगे समझिए, इसके आगे आपको याद करना है कि यदि तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में लिखे जाएं तो श्रेणी में अधिक धनात्मक अपचयन विभव के तत्वों को ऊपर तथा ऋणात्मक अपचयन विभव के तत्वों को नीचे की ओर स्थान प्राप्त होगा। ओके, इतना समझ आया। अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर याद करना है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में तत्वों को मानक अपचयन विभव के आधार पर व्यवस्थित किया गया है, जिसमें सबसे ऊपर तत्व फ्लोरीन स्थित है, जिसका मानक अपचयन विभव कितना है, +2.87 वोल्ट है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको लिखना है, इसके बाद आपको लिखना है वोल्ट और नीचे तत्व लिथियम है। ठीक है, और नीचे तत्व लिथियम है जिसका मानक अपचयन विभव कितना है, 3.05 वोल्ट है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इस प्रश्न का आंसर आपको इस तरह से लिखकर आना है पेपर में। तो गाइस आज के लिए अब बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दें। अब देखिए जो आपके क्वेश्चन इस चैप्टर से रह गए हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा देंगे, और जो आपके न्यूमेरिकल रह गए हैं इस चैप्टर के वो न्यूमेरिकल भी उसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो आपका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उस वीडियो में आपको जो आपके न्यूमेरिकल हैं और जो थोड़े आपके क्वेश्चन रह भी गए हैं इसमें, वो मैं आपको इसमें कवर करा दूँगी। तो इस वीडियो को आप देखना ना भूलें। ओके, थैंक यू।